अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसका एक जो पार्ट है वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपने ये वाला जो वीडियो है इस पार्ट को देखने से पहले वो वाले पार्ट को अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ताकि हम जो है जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको हर जो पॉइंट है उसके बारे में अच्छे से जो है वो एक्नॉलेजमेंट हो सके। ठीक है बेटा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वो वाला जो 7.2 का मैंने थ्योरी बेस्ड जो पार्ट अपलोड किया है उसको पहले देख लें एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने से पहले। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हमारी टफ कह सकते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, इसलिए जो है वो मैंने इसका सेपरेटली पार्ट बना दिया ताकि हम इजी से जो है वो अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। चलें बेटा, अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट दे दिया गया है, अब उन्होंने कहा है इसका क्या करें आप स्लोप एंड इंक्लिनेशन जो है इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप क्या होगा। ठीक है, वो सारा जो है मैंने इसके जो थ्योरी पार्ट बनाया था एक्सप्लेनेशन, उसमें मैंने टोटली इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले सारे के सारे फार्मूलाज के बारे में बता दिया था। ठीक है, अभी हम सिंपल जो है इसमें सॉल्व करेंगे। स्लोप हमें पता है वो m होती है, हम उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप जो सिंपल स्लोप होती है ना, उसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है पीछे। ठीक है, y2 माइनस y1। अब मैं आपको बार बार उस वीडियो का रेफरेंस दूंगी ताकि आपको याद आ जाए, और अगर बेटा आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आप देख लें ताकि आपको ये सारे रेफरेंस बेस जो है वो समझ आ जाए। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये इसका स्लोप का फार्मूला हो गया। अब हमें पता है कि क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये देखो ना, पहले हमने पढ़ लिया था ना कि ये होता है हमारे पास x1, ये होता है y1, ये तो हमने एक्सरसाइज 1 में भी पढ़ा था, ये होता है x2 और ये होता है y2। पहले वाली ब्रैकेट की पहली वैल्यू, दूसरी वाली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू। तो ये हमने y2 में से y1 माइनस करना है, तो y2 11 था, y1 4 था, तो हमने 11 माइनस 4 कर दिया। फिर x2 में से बेटा हमने माइनस करना था x1, तो ये 5 आ जाएगा। ये माइनस जो है ना वो ये वाले फॉर्मूला का आ गया, और ये -2 हमारे पास वैल्यू थी, एज इट इज़ हमने लिख दी। अब 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच गया आपके पास। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 + 2, तो 5 और 2 कितना आ गया 7। तो ये देखो 7 को जब आपने 7 के साथ कैंसिल किया तो आपके पास 1 आ गया। ठीक है ना, सिंपल हो गया सॉल्व। लेकिन ये अभी हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास स्लोप आई है। हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने इंक्लिनेशन भी तो फाइंड करना है ना। तो उसके लिए आपने इंक्लिनेशन के लिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने स्लोप को tan अल्फ़ा की को रख लेना है। ये tan अल्फ़ा मतलब क्या होता है कि tan एंगल, ये हम इसका अब एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 1, क्योंकि स्लोप क्या है 1। तो जो भी आपके पास स्लोप आएगी ना उसको अपने अपने tan जो आपका एंगल है उसके इक्वल रख लेना है। ठीक हो गया, तो अब ये अल्फ़ा देखो, आप बस ये वैल्यू को देखो, ये m इक्वल इसलिए लगाया है कि m इक्वल होता है tan अल्फ़ा, और m की वैल्यू क्या है 1, तब हमने कर दिया है tan अल्फ़ा इक्वल 1। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये अल्फ़ा, ये वाला एंगल, तो ये वाला अल्फ़ा इधर ही लिखा रहने दिया, 1 ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। ये देखें ये tan जो है ये अल्फ़ा के साथ है, तो जब हम इसको 1 के साथ लिखेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ये भी हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं कि कैसे कोई एक एंगल दूसरी तरफ आके इन्वर्स होता है। अब tan इनवर्स 1 है तो वो क्या होगा 45। अब देखो हमें पता है, हमने चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि tan 45 होगा इक्वल टू 1 होता है, और tan 1 इनवर्स होगा तो क्या आएगा 45। करके देख लेते हैं। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, साथ tan प्रेस करना है, tan इनवर्स बन जाएगा। हमने किसका फाइंड आउट करना है 1 का, 1 प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45। तो ये लीजिए हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। क्लियर, सेम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट वो भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हमारे पास x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू आ गई। सिंपल स्लोप का फॉर्मूला पुट करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सिंपल इनकी जब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने, 7 माइनस -2। ये -2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो y1 की वैल्यू थी वो -2 थी, तो ये माइनस फार्मूले का। कभी भी आपने माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, हर एक का माइनस अलग अलग लगाना है, क्योंकि ये माइनस जो है हमारे क्वेश्चन की कंप्लीट वैल्यू जो है वो चेंज कर देता है अगर हम 1 टाइम इसको स्किप कर दें तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 में से 2 7 और 2 कितना आ जाएगा 9, और नीचे 3 में से 2 निकालो तो क्या आएगा -1, क्योंकि 3 माइनस का है ना।
अब ये क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास सिंपल आपका आंसर आ गया -9। तो डेट्स मीन आपके पास स्लोप क्या आई, m क्या आया -9। तो अब m को हमने इसके ऊपर रखना है tan अल्फा के, तो tan की वैल्यू क्या है हमारे पास m, तो m में क्या आ गया -9। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे, tan को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो जब tan इस तरफ आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स बेस। ठीक है, तो tan इनवर्स आ गया -9। क्लियर। अब ये माइनस को आपको कैलकुलेटर पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस आप इधर ही लिखा रहने दें, आप कैलकुलेटर पे सिर्फ लिखें शिफ्ट tan इनवर्स बन जाएगा। क्या फाइंड करना है, 9, तो क्या आ गया 83.65। तो 83.66 वो 5 जो था ना ये वाला, मैंने ये सारी वैल्यूज नहीं ना लिखी, इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो इसलिए 9 ने इस 5 को क्या कर दिया 66। समझ आ गई। तो ये वाला जो वैल्यू का माइनस था वो मैंने साथ ही लिखा रहने दिया। अब जब आंसर पॉइंट में आ जाता है ना, तो उसको आगे हमने उसको डिग्री में सेकंड्स में भी चेंज करना है। समझ आ गई, ताकि हमें जो हमारा आंसर है ना, देखो जैसे पार्ट 1 फाइंड किया था, सिंपल 45 था, हमने वहीं पे छोड़ दिया। अब इसमें हमारे पास आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है, तो हम पॉइंट में नहीं छोड़ेंगे, आगे जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको हम आगे मिनट में कन्वर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और ये भी हम जो है वो पीछे जो लास्ट चैप्टर्स थे हमारे, उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। अब जो वैल्यू बेटा हमारे पास आती है ना, इधर देखें 0.66 है, तो इसकी जगह पे मैंने 39 लिख दिया है। अब हमने 39 कैसे लिखा, ये सारा मेथड हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो है ना ये डिग्री में, तो हम इसको रेडियन करेंगे, लेकिन ये देखिए मैंने मिनट में किया है, तो आपने इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 39। आपने फिर ये जो एंगल है ना 83 डिग्री 39, इसको बेटा आपने माइनस करना है 180 में से। जब आप इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बेटा ये जो है ना हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, 66 को डिवाइड करना है 100 पे और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 60 पे, तो आपके पास 39 आ जाएगा। और ये जो आपके पास आंसर है ना, इसको आपने माइनस कर देना 180 से, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये जो प्लेन एंगल होता है, ये जो डी होता है हमारे पास प्रोटेक्टर, इसका जो डिग्री होती है वो 180 होती है। तो ये सारा मेथड जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा स्पीड पर काम करवा रही हूँ ताकि हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कवर कर लें। ठीक है, अब सेम उस तरह जैसे हमने पार्ट 1 2 किया है, इसको पार्ट 3 को भी ऐसे ही करना है। ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है। हमें पता है हमारे फार्मूला क्या है जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इनकी जब इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं, 8 में से 6 निकाला है 2 आ जाएगा, 4 में से 4 निकाला था 0। तो बेटा हमें पता है अगर किसी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर कोई वैल्यू 0 पे डिवाइड होगी तो मीन्स वो क्या होगी, वो अनडिफाइन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब tan अल्फा है ना, तो उसको हमने स्लोप की वैल्यू के इक्वल रखना है, यानी कि जो स्लोप का आंसर आया अनडिफाइन, अल्फा इधर ही रहेगा, tan इधर आके इन्वर्स हो गया। अब tan इन्वर्स अनडिफाइन क्या होता है, अब ये देखो शिफ्ट tan, दोबारा करते हैं शिफ्ट tan, क्या फाइंड आउट करना है हमने, अनडिफाइंड। सॉरी यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा, वैसे आपको याद होना चाहिए हमने जो है वो टेबल पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको सारा टेबल कवर करवाया था। अगर वो टेबल आपके पास नोट है तो उसको रिवाइज कर लें कि tan 90 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं tan 90, ये देखिए मैथ एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या tan जो है वो 90 पे क्या होता है, ये tan है, ये देखें 90, ये देखें आ गया मैथ एरर, यानी कि tan 90 पे क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अब हमने tan अनडिफाइंड फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा किस पे होगा, 90 पे होगा। ऑलराइट, इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है बेटा। फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी पॉइंट में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। अब उन्होंने कहा जी आपने जो है वो स्लोप फाइंड आउट करनी है और ये भी बताना है कि क्या ये पॉइंट सेम लाइन पे शो कर रहे हैं। सिंपल, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। हमने जैसे एक्सरसाइज 1 में किया था, एक्सरसाइज 1 में भी हमने 3 पॉइंट्स वाली की स्लोप फाइंड आउट की थी ना, सॉरी वहाँ पे हमने डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस और मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पर अब हम स्लोप की बात करें। पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे ए और बी की, यानी कि इन 2 ब्रैकेट्स की। ये वाली वैल्यूज़ 1 की हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज़ 2 की हो जाएंगी, यानी कि x1 y1 x2 y2। इनके वैल्यूज़ को रखने के बाद हमने इनका जो आंसर निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये देखें x1 की वैल्यू के साथ भी माइनस है और y1 की वैल्यू के साथ भी माइनस है। जब इनकी जगह पे हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो 5 + 3 8 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 8/2 हमारा आंसर आ गया है। अब ये देखें 8 2 1 = 2 4 = 8, तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आया है 2 पॉइंट्स का, ए और बी का, वो क्या आया है
4, ठीक है। ए बी की स्लोप का हमारे पास आंसर आया 4। अब हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है, तो बी सी में हमारे पास वैल्यू क्या थी जी, बी की वैल्यू लिख लेते हैं, वो थी 1, 5 और सी की वैल्यू थी हमारे पास 2 और 9। क्लियर हो गया। ये वैल्यू आ जाएगी x1, ये आ जाएगी y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। फॉर्मूला की जगह पे हमने 9 - 5 किया और 2 - 1 किया। 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 4, राइट। अब स्लोप ऑफ हमने ए सी फाइंड करना है, तीनों पॉइंट का आपस में कनेक्शन फाइंड आउट करना था ना, तो स्लोप ऑफ ए सी, ए की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास -1 - 3 और सी है बेटा हमारे पास 2 और 9, ठीक है। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y2 - y1, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस फॉर्मूले का 2 - 1 और ये माइनस फॉर्मूले वैल्यू के साथ जो लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 और 3 आपके पास आ जाएगा 12, 2 + 1 3, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। अब आप जो है वो टैली करेंगे, देखिए जो स्लोप ऑफ ए बी था उसका आंसर भी 4 है, बी सी का आंसर भी 4 है और ए सी का भी आंसर जो है वो 4 है। क्लियर। तो तीनों के अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब कि हमारी जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। देखिए अभी बस आपने इसकी कंक्लूजन में लिख देना है, सिंस स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर आइडेंटिकल सो ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स की जो स्लोप है वो इक्वल है, तो डैट्स मीन इनके ये जो है वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब ये पार्ट 1 हो गया। इस तरह हमने जो है इसका पार्ट 2 करना है, उसमें भी सेम पहले हम जो है पी क्यू की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर की और फिर पी आर की, तीनों की जैसे हमने अभी भी ए बी सी की है। तो ये आ गया y2 - y1, ये आ गया x2 - x1। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3। 0 नॉमिनेटर में आ जाए, 0 किसी की वैल्यू के ऊपर डिवाइड हो तो उसका आंसर क्या जाता है 0, तो यानी पहली वैल्यू का हमारे पास आंसर आया है 0। देन हमने क्यू आर फाइंड आउट किया, y2 - y1 करेंगे, 15 में से 5 गया तो 10 और x2 - x किया x1 तो 10 में से 7 गया तो 3, तो 10/3 जो है वो किसी लिहाज से भी 0 के इक्वल नहीं आ रहे, ना ही इनकी मज़ीद कटिंग हो रही है। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि इनका जो है वो सेम पॉइंट लाइन पर नहीं है ये 2 पॉइंट, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो हम तीसरा पार्ट भी फाइंड करेंगे पी क्यू। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्लोप का फॉर्मूला आता है वो होता है हमारे पास x2 - x1 y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। यही सेम फार्मूला हम अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं अपनी हर स्लोप में। यहाँ पर भी हमने सेम यही फार्मूला अप्लाई किया, 15 - 5 किया, 10 - 4, तो हमारे पास आ गया 10/6। अब हम देखें अगर तो ये जो हमारे पास पी क्यू की स्लोप आई है वो ये 10/6, जो क्यू आर की स्लोप आई है बेटा वो हमारे पास ये 10/3, और यहाँ पर जो सबसे पहली हमारे पास स्लोप आई थी पी क्यू की वो थी हमारे पास 0, ठीक है। और इन तीनों स्लोप्स को देखते हुए हमें पता चला कि तीनों ही स्लोप जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम सिंपल इसकी जो कंक्लूजन है उसमें लिख देंगे, सिंस ऑल 3 स्लोप्स आर डिफरेंट सो दे डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन। क्योंकि इसकी जो है थ्योरी में उन्होंने इसके क्वेश्चन में कह दिया था ना कि बताएं क्या ये सेम लाइन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे ये तीनों पॉइंट जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो ये जो है वो एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे। क्लियर। इसी तरह आपने जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट 3 वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बेटा आपके पास एल एम और एन दिया गया है, सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ एल एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर भी, जैसे कि हम बाकी पार्ट्स में अपना जो है वो करते आ रहे थे सेम। यहाँ पर हम लिख देंगे एम बाई, मैंने लिखा नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाले पार्ट जो है आपको ब्रीफली समझा दिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा जो है इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, y2 - y1/x2 - x1, ठीक है। यही फॉर्मूला आगे जितनी स्लोप्स हम फाइंड आउट करेंगे सब में यही अप्लाई होगा। तो एल एम लिया ना पहले, तो एल वाली की सारी वैल्यू 1 की हो जाएंगी और एम वाली की सारी वैल्यू 2 वाली हो जाएंगी, ठीक है। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो 8 - 6 करेंगे और 3 - -4 करेंगे। ये माइनस देखें, एक माइनस ये आएगा ना जो हम माइनस कर रहे हैं, और एक माइनस इसके साथ भी लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ आई कि ये प्लस कैसे हुआ। अच्छा जी, 8 में से 6 निकालें 2 आ जाएगा, 3 में से 4 निकालें 7 आ गया। अब एक स्लोप हमारे पास आ गई। अब दूसरी स्लोप हम m और n की फाइंड करेंगे। m की दोनों वैल्यू x1 y1 हो जाएगी और n की दोनों वैल्यू x2 y2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपल इसको माइनस करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा
y2 माइनस y1 10 माइनस 8, x2 माइनस x1 10 माइनस 3, 10 में से 8 निकालो 2, 10 में से 3 निकालो 7, ठीक है। दो हमारे पास स्लोप सेम आ गई, 1 की भी और 2 की भी, ठीक है। अब हमने l और n की फाइंड आउट करनी है, पहली और एंड वाले की। l की दोनों वैल्यू x1 y1 है और n की दोनों वैल्यू x2 y2 है, ठीक है। तो हम x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 6, और x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 4, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आंसर आएगा ना 10 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 10 में से 6 निकालो 4, 10 में 4 ऐड करो तो 14। तो अगर हम इसकी कटिंग करें 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा, तो हमारे पास क्या आ गया 2/7। तो तीनों स्लोप्स जो हमने देखी हैं हमारे पास, तीनों का देख लें, जो आंसर आया है वो 2/7 2/7, यानी कि सेम आंसर आया है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, इसका भी जो हमारे पास आंसर आया था वो 2/7 आया था। तो हम यही कहेंगे जो तीनों जो स्लोप्स हैं वो इक्वल हैं, सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लीनियर है, या ये सेम लाइन पर अप्लाई कर रहा है, लाइक कर रहा है, ठीक हो गया। ऑल 3 आर इक्वल्स, सो LMN आर क्लीनियर, ठीक हो गया। इसी तरह हमने जो है वो इसका 4 वाला पार्ट जो है बेटा वो करना है। यहाँ पर हमारे पास x, y और z है। सबसे पहले आपने x, y की स्लोप फाइंड करनी है, फिर y, z की, और फिर x, z की, ठीक है। 3 स्लोप्स आपने फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला भी सेम वही रहेगा जो हम लिखते आ रहे हैं। यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर वैल्यू 3 3 है। अब वो 3 3 कैसे हैं जी, ये देखो, जब हम x और y की फाइंड करेंगे ना, इसमें हमारे पास x1 ये है, y1 2b, ठीक है। x2 हमारे पास c है और y2 हमारे पास a प्लस b है। तो हमारे पास फॉर्मूला था ना y2 माइनस y1, समझ आ रही है। y2 की वैल्यू क्या है, a प्लस b, तो ये a प्लस b एक ही सिंगल वैल्यू है किसकी, y2 की। ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले का है, और y1 की जगह पे हमने ये लिख दिया है 2b, समझ आ गया। और उसके बाद x2 माइनस x1 करना था, तो c माइनस a कर दिया। तो हमारे पास आंसर ये देखें 2, बाकी तो कोई चीज़ एक दूसरे से माइनस प्लस नहीं हो सकती, लेकिन b और b, ये देखो, ये 2b माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो 2 में से 1 निकालो, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है। 2 में से 1 निकालो, क्या बचा, सिंगल बी, ठीक है। 1b बच गया, साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो स्लोप का आंसर आया वो आपके पास है a माइनस बी एंड c माइनस ए। इसको थोड़ा सा अलजबरा कह सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो सेम लाइक अलजबरा हो सकता है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ y हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये जो y वाली वैल्यू है, ये x1, ये है y1, और ये आ जाएगी x2 और y2। क्लियर हो गया। अब बेटा y2 माइनस y1 करना ना हमने, तो y2 क्या है 2a माइनस फार्मूले का, और y2 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b, ठीक हो गया। उसके बाद x2 की वैल्यू है 2c, और x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये x2 की वैल्यू है 2c माइनस a, ये माइनस a तक x2 की वैल्यू थी, उसके बाद ये माइनस फार्मूले का, और ये c आपके पास ये आ गया x1 का। अब ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2a माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, और नीचे 2c माइनस ए माइनस सी। अब देखो, ये 2c के साथ प्लस है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब 2c में से ये माइनस सी निकाल दो, मतलब एक c निकाल दो, तो आपके पास क्या बचा c, और पीछे ये वाला माइनस ए, ठीक हो गया। अब ये a1 है, ये 2 है, 2 में से 1a निकालो, क्या बचेगा a माइनस बी एंड c माइनस ए। यहाँ तक अब देखो दोनों स्लोप्स इक्वल है, एक्स वाई की और एक्स वाई जी की, ठीक है। अब हमने x और z की फाइंड करनी है। x वाली वैल्यू 1 1 की है और z की वैल्यू 2 2 वाली है, ठीक है। सेम यही फार्मूला हमने अप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2a माइनस 2b बाई 2c माइनस ए माइनस ए, ठीक है। ये इतनी वैल्यू किसकी आई, x2 की, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे प्लस था ना, उस प्लस ने इसको क्या कर दिया आपके पास, सॉरी, ये 2c माइनस ए था, और ये माइनस फार्मूले का, और ये आ गया आपके पास x1 की वैल्यू। अब 2a, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी 2 था, इसके साथ भी 2 था, तो पीछे हमारे पास a माइनस बी बच गया। अब यहाँ पे देखो 2c वैसे ही लिखा, ये a भी माइनस का है, ये a भी माइनस का है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होके 1 और 1 कितना हो गया 2a, ये दोनों भी 2 2 हो गया। अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लेना है, तो जब इनमें से 2 कॉमन लिया तो ऊपर ऑलरेडी हमने लिया हुआ, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में से जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर c बच जाएगा और यहाँ पर a बच जाएगा, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया a माइनस बी बाई सी माइनस ए। तो देखो जी तीनों स्लोप्स इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे जी यस बोथ टू स्लोप आर इक्वल, सो एक्स वाई जी आर क्लीनियर, ठीक है। क्लीनियर कब होगी लाइन, जब सारी की सारी स्लोप्स हमारे पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। ये आप बात याद रखें, जब आपके पास स्लोप्स आपकी इक्वल्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट्स है वो क्या है, क्लीनियर। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के, मतलब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द ज्वाइनिंग
ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर। ठीक है, अब पहला हमने इसमें से 2 पॉइंट बताने हैं कि क्या ये पैरेलल है। फर्स्ट पॉइंट में हम इसका इन सब का आपस में पैरेलल फाइंड आउट करेंगे। इसके 2 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, एक हमने पैरेलल करना है और एक हम परपेंडिकुलर करेंगे। सबसे पहले मैं पैरेलल फाइंड आउट करूँगी, बाद में हम परपेंडिकुलर जो है वो बाद में करते हैं। ठीक है, अब पैरेलल में हमने 2 पॉइंट का फाइंड आउट करना है, एक ए बी का और फिर बाद में हम सी डी का भी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है, ठीक है, जो हम स्लोप का करते आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला था भला स्लोप का, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। m इक्वल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया हमें फॉर्मूला। और जी अब यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू क्या है 7, 3 हमारे पास है y1, k हमारे पास x2 है और y2 हमारे पास 6 आ गया -6। ठीक है, y2 माइनस y करना था तो -6 -3 आ गया। उसके बाद x2 माइनस हमने x1 करना है तो k -7 आ गया हमारे पास। ऑलराइट बेटा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में 3 ऐड करो तो 9 आ गया, k -7 हमने वैसे लिखा रहने दिया क्योंकि अब मजीद हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब ये हमने ए बी फाइंड किया, अब हम सी डी फाइंड करेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, सी वाली सारी वैल्यू x1 y1 हो जाएगी, डी की वैल्यू x2 y2 हो जाएगी। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अब हम यहाँ पर हमने कर दिया 4 - 5 क्योंकि y2 माइनस y1 करना था और 6 + 4 कर दिया क्योंकि x2 माइनस x1 करना था। 4 में 5 निकाल दो तो आपके पास -1 बच जाएगा क्योंकि माइनस जो है वो 5 के साथ है। 6 में से 4 निकाल दो आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 दफ़ा माइनस आ गया तो डिविजिबिलिटी में ये जो है वो कैंसिल हो गया, आपके पास 1/2 बच गया। ठीक है, अब हमने इसको पैरेलल रखना है ना। जब पैरेलल का मतलब क्या होता है कि 2 लाइनें जो हैं वो इक्वल हैं। हम ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जो है इसकी अलग से एक वीडियो बना दी हुई है एक्सरसाइज 7.2 की, उसको आप अच्छे से देख लें, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी फॉर्मूले में आपको कोई मसला होगा तो। अब इसका मतलब है दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो दोनों का आंसर आया ना हमने वो लिख दिया 1/2 इक्वल टू -9 k -7। ठीक है, ये हमने दोनों स्लोप्स लिख दी, सी डी इक्वल टू ए बी। आप जो है इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, पहले ए बी इक्वल सी डी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब सी डी का आंसर 1/2 था, ए बी का आंसर -9/k -7 था। अब थोड़ा सा आप ज़रा देखो कि हम इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। k -7 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आ जाएगा, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 18 आ गया। ठीक है, ये साथ माइनस था तो माइनस हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। अब ये देखो -7 है इधर k के साथ, जब वो 18 के साथ आएगा तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा ना। कॉमन सेंस की बात है, हम ये बहुत दफ़ा बात को जो है परफॉर्म कर चुके हैं। तो 7 जब इधर प्लस हुआ तो 18 में से हमने 7 निकालना है क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लिख देना है। ऑलराइट, अब देखो जी के जो उन्होंने स्टार्टिंग पे क्वेश्चन के लास्ट बिल्कुल फर्स्ट वाले वर्ड में लिखा हुआ है फाइंड के। ठीक है, तो के हमने फाइंड कर लिया, के हमारे पास क्या आया -11 किस में, पैरेलल में। अब हम इसका जो पार्ट 2 है वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये जो है वो मैंने चीज़ बिल्कुल इसकी थ्योरी में क्लियर की थी कि पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है। तो ये हम जो है वो थ्योरी में पढ़ चुके हैं 7.2 की, जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि m1 m2 इक्वल टू -1 कैसे होता है। ठीक है, अब सिंपल हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। चले बेटा, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 मतलब जो सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया। ठीक है, अब मतलब दोनों में से आप किसी को भी m1 रख सकते हैं और m2 रख सकते हैं, 2 स्लोप है ना आपके पास। अब मैंने ये जो है ना 1/2 इसको मैंने रखा है m1 और ये वाली जो मैंने बाद में पहले स्लोप फाइंड आउट की थी ना इसको मैंने आंसर रख दिया है m2। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इसको m1 भी रख सकते हैं और उसको m2 भी रख सकते हैं, लिखना तो दोनों को इकट्ठा है ना, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1/2 पहले लिखा है इसलिए मैंने इसको m1 कह दिया। दोनों स्लोप्स को ऐसे इकट्ठा लिखे, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और उनको इक्वल टू -1 रख देना है आपने। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 9 1 = 9 आ गया, साथ ये माइनस है। अब 2 मल्टीप्लाई होगा k के साथ भी और 7 के साथ भी, इसलिए मैंने 2 को ब्रैकेट डाल के वैसे ही साथ लिखा रहने दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इक्वल टू -1 वैसे ही फॉर्मूले का साथ चलता आएगा। अब अगर थोड़ा सा आप देखो तो ये माइनस इधर भी है और ये माइनस इधर भी है, तो हमने ये बात बड़ी क्लियरली पढ़ी हुई है कि जब माइनस दोनों तरफ आता है ना, इस तरफ भी हो इस तरफ भी हो इक्वल के, तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाता है, हमें उसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास 1 बच गया, ये 9 बच गया। अब 2 k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 k आ गया, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ तक आंसर हो गया है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे जाकर मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब सिंपल जो है आपने क्या करना है, वही बात के ये वाली वैल्यू इधर फ्रैक्शन में है ना, तो मतलब डिवाइड हो रही है, तो 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम 1 की जगह पे लिख देंगे, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 9 इधर हम लिखा रहने देंगे, 2k भी इधर ही। अब ये देखो -14 पहले k के साथ था ना, तो अब हम उसको 9 के साथ लिखेंगे, तो इधर ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा। 14 में 9 ऐड किया तो 23 आ जाएगा। तो k मैंने ये एरो हमें बता रहा है कि हमने डायरेक्शन चेंज की है। अब 2k की जगह पे मैंने k यहीं पे लिखा रहने दिया, 23 भी अपनी जगह पर ही है। बस ये देखो 2 पहले k के साथ था, अब वो 23 के साथ आएगा, लेकिन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल के परपेंडिकुलर में k की वैल्यू क्या आई, 23/2, और पैरेलल में इसकी वैल्यू थी हमारे पास -11। क्लियर। हमने एक ही क्वेश्चन का पैरेलल फाइंड करना था और उसी क्वेश्चन का हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था। पैरेलल भी फाइंड कर लिया k की वैल्यू, और परपेंडिकुलर में भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिकल A, B and C is a right angle triangle, find slope of A and B। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने मतलब ऐसे कंफ्यूजन पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। अब सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स दिए गए हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूजिंग स्लोप, उसको हमने यूज करते हुए उसकी स्लोप बनानी है। फिर उन्होंने कहा जी फाइंडिंग स्लोप, अब हम स्लोप भी फाइंड करेंगे, किसकी, ए, इसकी ए और बी की भी। मजीद इसको जाकर समझते हैं हम आंसर में। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप M1 फाइंड की। M1 में हमने कौन कौन सी वैल्यू यूज की है, हमने यहाँ पर ए और बी फाइंड की है। यहाँ पर हम क्लियरली लिख लें स्लोप ए एंड बी, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे हम यहाँ पे ए बी को ले रहे हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मेरा ख्याल है हमने ये वाली वैल्यू ली है, यस ये वाला जो ए बी था ना, ये वाला ए बी, इसको हमने क्या किया है, इसकी पहले स्लोप फाइंड की, क्योंकि लिखा होता ना फाइंडिंग स्लोप। तो सबसे पहले हमने ये ए और बी के पॉइंट को क्या किया, इसकी स्लोप ली। ये हमारे पास आ गया x1, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा y1, तो ये है हमारे पास x2 और ये आ जाएगा y2, क्योंकि पहली ब्रैकेट की वैल्यू 1 वाली होती है और दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास 2 वाली होती है। तो y2 माइनस हमने y1 करना है, 7 - 1, x2 - x1 करना है, तो 2 माइनस आ जाएगा आपके पास 6x1, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा तो 6, 2 में से 6 जाए तो -4 आ गया। अब 2 का टेबल पर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर आ गया 3/2। तो ये वाला माइनस जो है वो एज इट इज साथ हमने लिख दिया। ये हमारे पास स्लोप किसकी आई है, जो लास्ट पे हमारे स्टेटमेंट दी गई है ना बुक पे, फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए एंड बी, हमने उसकी जो है वो स्लोप फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमने स्लोप ऑफ ए एंड सी जो है वो फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ ए एंड सी, ये जो हमें ऊपर वर्टिक्स दिए गए हैं ना, उसमें हमने ए लेना है और सी लेना है। सबसे पहले हम ए और सी की स्लोप फाइंड करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे उसका M2 का, ठीक है। ए बी डायरेक्ट इसलिए फाइंड नहीं करें क्योंकि अभी तो हमने ए बी फाइंड किया है, ठीक है। ए बी अब जब हमने फाइंड किया है तो इसलिए दोबारा हम इसका अब देखो ए और बी यहाँ पर भी सेम वैल्यू है और यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यानी कि ए, यही पॉइंट्स जो है उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बस आप ये समझो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं और आपने उनकी क्या करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। और बाद में बताना है कि वो जो है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। समझ आ गई इतनी। अब हमने ए बी फाइंड कर चुके हैं, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए सी। ए सी फाइंड करेंगे। ए जब ए सी हमने फाइंड किया तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू -6 एंड -7 है। ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये है x2 और ये है y2। क्लियर हो गया। तो हमने किया -7 -1 -6 -6, ठीक है, क्योंकि हमने करना होता है y2 - y1 एंड x2 - x1। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -8/-12। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे अगर हम, 2 का छोड़ के आप 4 का भी पढ़ सकते हैं। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2/3, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स दिए गए थे राइट एंगल ट्राइंगल के, हमने उनकी स्लोप फाइंड कर ली। पहले ए बी की तो हमारे पास क्या आया -3/2, और फिर हमने ए सी की करनी है तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होती है हमारे पास,
ऐसी ट्राइंगल होती है ना जिसमें 90 का एंगल होता है, तो ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, इसको P लिख लेते हैं, ये होता है हमारे पास बेस, इसको B लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आप समझ लो, ये हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड किया और फिर हमने बेस और हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया, ठीक है। इसलिए जो है वो हमने ये फाइंड आउट करने के बाद अब हमने देखा है इनके पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ रही है। पहली हमारे पास वैल्यू आई है -3/2 और दूसरी वैल्यू आई है 2/3। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे माइनस है, इधर आके वैल्यू प्लस हो गई है, उलट हो गया, यहाँ पर 3 ऊपर है, यहाँ पर 3 नीचे है, यहाँ पर 2 नीचे है, यहाँ पर 2 ऊपर है, यानी कि इसी वैल्यू की रेसिप्रोकल फॉर्म ये है। तो ये हम क्या कह देंगे सिंपल कि M1 और M2 क्या हैं, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं। वो फाइंड भी कर लेते हैं परपेंडिकुलर कैसे हैं। दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। दोनों स्लोप्स लिख ली, ये देखो 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, ये वाला माइनस और साथ 1। तो हमने यही परपेंडिकुलर में पढ़ना होता है कि M1 M2 इक्वल टू -1 है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसकी कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, उसमें आपने लिख लेना है A, B एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो A, B एंड C फ्रॉम आर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के जितने वर्टिक्स होते हैं ना, मतलब तीनों वर्टिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, समझ आ गई? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वो 2 पेयर्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स के, जो कि हमें दिए गए हैं। फाइंड द 2 लाइंस, जो कि हम 2 लाइन हम फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर, जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनके थ्रू। या हम बताएंगे क्या वो दोनों पैरेलल हैं, या हम बताएंगे वो परपेंडिकुलर है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। जो गिवन पॉइंट्स है ना, उनको हमने फाइंड आउट करते हुए लास्ट में आंसर देख के बताना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ओके हो गया। अब हमारे पास जो है पहले जो ए वाले क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर हमने M1 फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट A -2 और पॉइंट 2 -4, इसके साथ आपने माइनस भी लिखना है। मेरा ख्याल है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, 4 -2 आ गया, मे भी यहाँ पे माइनस ना हो, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये मेरा ख्याल है मुझसे गलती से लिखा गया, ये प्लस का ही है। ऑलराइट जी, ठीक है। हमने सबसे पहले ये वाले पॉइंट्स लिए, यहाँ पे हमारे पास ये x1 आ गया, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 आ गया, ठीक है। y2 -y1, x2 -x1, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ गया। अब हमने दूसरा पॉइंट लिया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसमें ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके आंसर में y2 -1 किया तो 2 में से 1 किया तो 1 आ गया, और x2 -x1 करेंगे तो -8 में -4 करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12। तो M1 का आंसर आया है 2 और M2 का आंसर आया है 1/-12, ठीक है। तो अब देखो 1/-12 का तो कोई सीन ही नहीं बनता, ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं और ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल भी तब होते ना, या तो एक का आंसर 2 आता और दूसरे का आंसर आपके पास -1/2 आता, तो इसकी ये रेसिप्रोकल फॉर्म आती ना। तो इनमें से कोई सीन नहीं है, तो हमने सिंपली लिख दिया है डज नॉट इक्वल M1 डज नॉट इक्वल टू M2, एंड इनका आंसर भी लिख दें। सो बोथ लाइंस आर रेदर पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर। उर्दू में आप इसको लिखेंगे कि दोनों ही पॉइंट्स जो हैं, दोनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। अब बी वाले पॉइंट की तरफ बेटा आपने मूव करना है। बी में भी आपके पास 2 वैल्यू दे दी गई हैं। सबसे पहले आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, पहले 2 पॉइंट्स की, फिर आप लास्ट वाले 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करें। फार्मूला वही है स्लोप का, y2 -1 y1 x2 -x1, ठीक है। मेरा ख्याल है अब तक आपको अच्छे से जो है वो रट गया होना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और वही बात भी याद होगी, पहली ब्रैकेट की वैल्यू x1 y1 होती है, दूसरी वाली ब्रैकेट की वैल्यू y2 -y1 होती है, सॉरी x2 -x1। फॉर्मूला है हमारे पास y2 -y1, तो ये वाले होता है हमारे पास y2, यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1 x2 एंड y2। तो 2 माइनस करेंगे 4 और 6 माइनस करेंगे 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस आएगा और एक -3 के साथ लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 में से 4 निकाल लो तो -2, 6 में 3 ऐड करो तो 9, 2/9 आंसर आ गया किसका, स्लोप M1 का। M2 स्लोप फाइंड आउट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स की, तो -7 -5 करेंगे, -2 -4 करेंगे, 7 और 5 आपके पास 12 आ जाएगा, 2 और 4 आपके पास 6 आ जाएगा। दोनों के साथ आंसर माइनस आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12, तो क्या आंसर आ गया 2। अब देखो अगेन वही बात है,
ना तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ना ही एक दूसरे के उलट फॉर्म है, यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म में, ना ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हम कह देंगे डज नॉट इक्वल, सो ये ना तो पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। बस ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है और मेरा ख्याल है कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट करवाऊंगी, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, एक दफ़ा में ही ये सॉल्व नहीं होनी, आपने भी एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर बेटा हमने हॉरिजेंटल लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमने बताना है कि एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल का मतलब ये एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस वाली लाइन जो हमारे पास होती है ना, वो हमारे पास होती है हॉरिजेंटल लाइन। उसके ऊपर एक पॉइंट है 7 और एक पॉइंट है -9। अब जब भी हम ग्राफ लेते हैं ना, ग्राफ में हमारे पास 2 पॉइंट जो आते हैं, उन 2 पॉइंट्स में पहली वैल्यू हमारे पास x1 होती है और दूसरी वैल्यू y1 होती है। अभी भी हम जितनी भी स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें हम पहली वैल्यू को x1 और दूसरी वैल्यू को y1 कह रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया, तो इसका मतलब पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। तो हमने x = 7 रखा है और y = -9 रखा है, इसी को देख के, क्योंकि हमें पता है पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। हमने लिख लिया x और y की वैल्यू। अब ये देखो आप, हमने x = 7 लिखा, रहने दिया। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हॉरिजेंटल की बात हो रही है ना। यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ। हॉरिजेंटल की जब बात हो रही होती है ना, हमारे पास ये ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें ये वाली लाइन जो होती है ना, ये होती है एक्स एक्सिस की। तो मैंने आपको ये, मैं अगेन हवाला दे रही हूँ अपनी वीडियो का, उसमें बताया हुआ है कि जब एक्स की बात आती है ना तो हमने वाई पे जाना होता है, और जब वाई की बात आती है तो हमने एक्स पे जाना होता है। यानी कि हॉरिजेंटल की जिक्र आएगा तो आपने वर्टिकल यानी कि वाई को देखना है, और जब इसका वर्टिकल का आएगा वाई एक्सिस का तो आपने एक्स को देखना है। अब उन्होंने हॉरिजेंटल का कहा था, यानी ये एक्सिस वाली लाइन का कहा है ना, तो आपने वाई वाली वैल्यू को जो है वो चेंज करना है। तो आपने यहाँ पे -9 है, आप उठा के इस तरफ ले आओगे तो ये इधर माइनस क्या, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो y +9 = 0। समझ आई? हॉरिजेंटल मतलब एक्सिस, तो एक्सिस वाली वैल्यू को छोड़ के आपने वाई वाली वैल्यू को इस तरह इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। अब पॉइंट बी में हमारे पास वर्टिकल की बात आ रही है, तो वर्टिकल कौन सी लाइन होती है? ये सीधी लाइन होती है ना, तो आपने इसको छोड़ के ये वाली लाइन पे मूव करना है। तो ये वाली लाइन किसकी होती है? एक्स की। तो आपने जो सिंपल यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू थी? -5 थी, वो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी? प्लस की। तो ये x + 5 = 0। समझ आ गया? वर्टिकल मतलब y, हॉरिजेंटल मतलब x। तो जो क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यू दे दिया उसको छोड़ के दूसरी वैल्यू को देखना है। वर्टिकल आ गई तो अब आपने x को लिखना है, यहाँ पे हॉरिजेंटल आ गया तो आपने y को देखना है। समझ आ गया? सी पॉइंट है बेटा, सी में उन्होंने हमें ए की वैल्यू भी दी है, मतलब पॉइंट भी दिए हैं, और साथ स्लोप 7 भी दी है। तो ये फॉर्मूला भी मैंने जो है वो थ्योरी में आपको बता दिया था कि ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसको हमने कैसे, ये हमारे पास कैसे ड्राइव होता है, मतलब हम इसको कैसे यूज़ करना होता है, कहाँ से आता है फॉर्मूला, सारा हमने पढ़ा होगा। इसमें हमारे पास y -y1 है = m × x - x1 है। क्लियर? अब ये देखें, ये वैल्यू होती है x1 की, ये वैल्यू होती है y1 की, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है ना, हम जब भी स्लोप लिखते थे तो हम यही करते थे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमें पता है जब भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं ना, तो स्लोप में पहली वैल्यू x1 की रखते हैं, दूसरी वैल्यू y1 की। तो हमारे फार्मूले में जहाँ पे हमें y1 नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे हमने ये y1 वाली वैल्यू पुट कर देनी है, और जहाँ पे हमें x1 नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने x1 वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला हमने वैसे ही लिखना है। ये स्लोप का मतलब होता है m, तो यहाँ पे जहाँ पे m लिखा हुआ है बेटा, वहाँ पर आपने m यानी कि स्लोप की वैल्यू लिख देनी है। y वैसे लिखा रहने दिया, ये माइनस आ गया, y1 की वैल्यू 5 है, m की जगह पे आपने 7 लिख देना है, और ये x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये भी ऐसे लिखा रहने दे, ये माइनस आ गया, और ये 6 कहाँ से आया? ये x1 की वैल्यू थी -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया आपके पास, ठीक है। 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7x, और 7 6 42 आ गया। अब ये देखो, सारी की सारी वैल्यू को आपने इक्वल से इस तरफ ले आना है। अब ये आपके पास आ गया 7x, ये मतलब 7x भी इधर है, प्लस 42 भी इधर है, y इधर प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 5 इधर माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो गया। यानी कि हमने ये वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ लाए हैं, इस वैल्यू को हमने उठा के उस तरफ नहीं लेके गए। अब देखो 42 प्लस का है, 5 भी प्लस का है, 42 में 5 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 47। तो इक्वेशन बन गई, तो डैट्स मीन आपका सी पॉइंट भी आ गया। हम इक्वेशन ही बना रहे हैं ना।
अब डी वाले पॉइंट में हमारे पास सेम वैसे ही करना है, एक पॉइंट दे दिया गया है, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास x1, ये आ जाएगा y1 और स्लोप इसकी क्या है 0। तो m की जगह पे 0 आ जाएगा, x1 की जगह पे आपके पास 8 आ जाएगा और y1 की जगह पे आपके पास 3 आ जाएगा। तो उसी तरह 0 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो सारी की सारी 0 हो जाती है। तो आपके पास सिर्फ इसकी इक्वेशन बचेगी y+3। समझ आ गया, ये डी पॉइंट भी हमारे पास हो गया है। अब इसका हमारे पास ई पॉइंट भी है, ठीक है। ई पॉइंट में भी सेम वही काम करेंगे, ये आ गया x1, ये y1 और स्लोप बेटा इसकी जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब हमें स्लोप इसका नहीं पता, सिर्फ वैल्यू जो अनडिफाइंड मतलब ये, ठीक है, अनडिफाइंड। तो उसकी जगह पे हमने अनडिफाइंड का साइन ऐड कर देना है। और अब बेटा हमें पता है अनडिफाइंड वैल्यू कब होती है, जब उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं, यानी उसको 1/0 की फॉर्म में वैल्यू आ जाए या किसी भी वैल्यू के नीचे हम 0 लिख दें तो उसका मतलब होता है वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड की जगह पे हमने 1/0 ऐड कर दिया। अब ये देखो y1 की जगह पे हमने ये 5 लिख देना है, x1 की जगह पे हमने -8 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ये वाला माइनस और एक ये वैल्यू के साथ वाला। समझ आ गई। अच्छा जी, अब ये देखें ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इधर डिवाइड हो रहा है इस वैल्यू के साथ तो ये इस वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हो तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो ये 0 जो है इस सारी वैल्यू को 0 कर देगा, तो पीछे हमारे पास बस ये बचेगा x+8 = 0। क्लियर। ऑलराइट जी, ये हमारे पास ई भी हो गया। अब एफ को भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा x2, क्योंकि स्लोप नहीं दी गई। अब यहाँ पर हम स्लोप भी फाइंड करेंगे, ये y2 है। सबसे पहले ये फॉर्मूला भी हमने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि जैसे स्लोप नहीं दी गई होती तो उसको कैसे फिर फाइंड आउट करना होता है। तो पहले आपने ये जो फॉर्मूला हम सिंपल लिखते आ रहे हैं ना, y-y1 x - x1, ये वाला सेम वही फॉर्मूला, बस ये m की जगह पे हमने क्या किया है कि इनके नीचे y2 - y1 और x2 - x1, यानी कि स्लोप का ही फॉर्मूला जो होता है y2 - y1 इस तरफ लिख दिया y के नीचे, और x वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमने x के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब सिंपल जहाँ जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हैं, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो वो लिख दी। उसके बाद यहाँ पर y2 था तो y2 की वैल्यू बेटा -1 थी। यहाँ पर आपके पास y1 है तो उसकी वैल्यू फिर -3 है। ये x की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस लिखा। x1 की वैल्यू आपके पास -5 लिखा और x2 की वैल्यू आपके पास 9 है और x1 वैल्यू आपके पास फिर -5 है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस y+3 आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, 9 + 5, ठीक है। 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 9 और +5 करो तो 14 आ गया, ठीक है। अब ये देखो इक्वल के दोनों साइड पे है ना वैल्यू 2 और 14, 2 1 = 2, 2 7 = 14। यहाँ पे डायरेक्ट हम कटिंग कर सकते हैं, इक्वल के दोनों साइड पे जो वैल्यूज होती हैं उनकी हम डायरेक्ट कैंसिलिंग कर सकते हैं, उनकी डायरेक्ट उनको परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए 2 इधर का इधर 7 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा हमारे पास y+3/1, यहाँ पे बेटा हमारे पास बचा x+5/7, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y+3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+7 हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई होता है तो y के साथ 7 आ जाएगा, 7 3 = 21 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसको एज इट इज लिखा रहने दिया x+5। अब इस सारी वैल्यूज को हम कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि x वाली वैल्यू पहले होती है ना, इसलिए आपने हमेशा y वाली वैल्यू को उठा के उस तरफ लेके जाना है। तो x+5 ये इधर आके -7 ये इधर आके -21, -21 से 5 निकालो तो बच जाएगा -16। तो ये आपके पास f वाली की भी जो है वो इक्वेशन आ गई। क्लियर। ऑलराइट जी, अब y वाले फॉर्म पे जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या है जी, एक आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये y इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है। और स्लोप आपके पास 5 है। अब हमें पता है y इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y = mx + c, ठीक है। और ये m क्या मतलब होता है, ये m आपके पास क्या है, ये स्लोप है, ठीक है, x के साथ जो वैल्यू होती है। अब y इंटरसेप्ट स्लोप, अब m की वैल्यू स्लोप क्या है, ये -5 है, ठीक है। तो m की जगह पे हमने -5 लिख दिया और इस c का मतलब होता है ये आपके पास वो है कांस्टेंट, तो आपने ये क्या लिख दिया, वो आपके पास -7 है, ठीक है। स्लोप आपके पास -7 है और सॉरी स्लोप -5 है और c आपके पास -7 है। अब इन दोनों वैल्यूज को इनकी वैल्यूज में पुट करो, m की जगह पे लिखो -5 साथ x लिख दो, ये -7 c की जगह पे लिख दो, तो ये y की इक्वेशन बन गई। तो ये दोनों वैल्यूज को उठा के y की तरफ ले आओ,
तो आ जाएगा वाई, ये इधर माइनस का इस तरफ आके प्लस का, ये इधर माइनस का इस तरफ आके प्लस का। समझ आई? वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है, सिंपल वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें। एम का मतलब होता है ये स्लोप वाली वैल्यू, और ये सी का मतलब है ये जो कांस्टेंट दिया गया है। तो सेम इनकी जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दें, एम की जगह पे एम की और सी की जगह पे सी की। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के फिर आप वाई की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो ये आपका जी वाला भी क्वेश्चन हो गया। एज की बात करते हैं बेटा, एज पे भी सेम आपने वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। सी की जगह पर आपने 3 लिख देना है, और जी यहाँ पर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 4 है और एक्स इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, अब ये ज़रा यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने जो है इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेनी है। अब मैंने ये भी क्लियरली बताया था उधर थ्योरी में कि जब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन ही ना होती तो हम ये x बाय ए प्लस वाई बाय बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब एग्जैक्ट हमारे पास फॉर्म नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होती और उसको बनाना होता है। अब a की वैल्यू आ गई -3 और b की वैल्यू आ गई 4। अब ये कहाँ से आई? अब ये देखो, ये यहाँ से आई है। ये जो x और y की वैल्यू दी गई है ना, x मतलब 3 और y मतलब b। ठीक है, ये x मतलब a है और y मतलब b है। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। तो सिंपल इनको फॉर्मूलाज में हमने पुट किया है। अब ये देखो, इनका सेम नहीं है तो इनका एलसीएम लेने के लिए हमने यहाँ पे ये जो माइनस था ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे 3 और 4 इनका एलसीएम लो तो 3 4 12 होता है, हमने 12 लिखा। अब x के साथ नीचे 3 है, 4 तो नहीं है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के नीचे ये y के नीचे 4 है, 3 नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 को अगर छोड़ें तो 3 4 दोनों लिखा है ना। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको। अब मतलब कि दोनों वैल्यूज को हमने एलसीएम में लिखा है और इसके नीचे 3 है, 3 से कैंसिल, पीछे 4 बचेगा, तो वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर y बचा है, इसके नीचे 4 है, तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4x, ये वाला माइनस इसको -4x कर देगा और ये 3y आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? अब ये देखो 3 4 12 होता है, वो 1 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही आ गया। यहाँ पे बचा -4x प्लस 3y, और ये 12 जो ये देखो ये माइनस है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 4x, यहाँ पे आ जाएगा -3y और इस तरफ आ गया 12। अब ये जो माइनस है जब इस तरफ आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x - 3y = -12। ठीक है, इस माइनस को कॉमन लिया तो 3 - y हो गया, और ये माइनस जब इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये 12 को माइनस कर देगा। तो 12 जब दोबारा इस फॉर्म के साथ आएगा, यहाँ इक्वल से उठ के इस तरफ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, थोड़ा सा घूमने वाला है, पहले माइनस ऊपर जाएगा, फिर माइनस का हम कॉमन लेंगे और फिर माइनस दूसरी तरफ जाएगा और दोबारा जाके वो माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बस याद रखें जब कॉमन लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके वो, तो दोबारा जब हम 12 को इस तरफ लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, और आज की वीडियो का भी यही लास्ट पार्ट है। बाकी जो 3.3 के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सेम इस तरह ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये b की है। उसी तरह सॉरी, इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट है और स्लोप दी गई है। ठीक है, स्लोप, तो स्लोप हमारे पास 4 है, वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगाते आ रहे हैं अपनी वैल्यूज में। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट दिया गया ना, x दिया गया, x1, y नहीं दिया गया। तो जो वैल्यू नहीं दी जाती वो हमने खुद से लिखनी होती है और उसको हमने 0 रखना होता है। तो हमने पॉइंट बना लिया -9 0 और m है हमारे पास -4। फॉर्मूला लगाया, y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 है, x1 हमारे पास 9 है, तो x1 की जगह पे -9 पुट कर दिया और m हमारे पास -4 है। तो ये 0 हमने यहाँ पे लिख दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें y इक्वल ये -4 स्लोप का था, y1 0 था तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले में भी माइनस था और इसके साथ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4x 4 9 36, और इस दोनों वैल्यू को हमने प्लस करने के लिए इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो 4 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, y ऑलरेडी प्लस का है, 36 भी इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 36 = 0। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशंस बन गई, 4x + y + 36 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल पर ही रहें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी बुक जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।